नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से पर्वत के ऊपर हमने बात की थी और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा आपके पठार। यानी जो पठार है वो किस प्रकार से बनते हैं और जो पठारों का जो मुख्य रूप से जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस प्रकार से है। अपन उनके बारे में जो मुख्य वर्गीकरण है उनके बारे में बात करेंगे कि जो पठार है वो कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं या उनको वर्गीकरण के अनुसार कौन कौन से पठारों में वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले अपन बता देते हैं पठार होता क्या है। यानी पृथ्वी तल या अपन कह सकते हैं समुद्र तल से वह स्थलखंड जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक हो तथा 300 मीटर से अधिक हो तथा 600 मीटर से नीचा हो। 300 मीटर से अधिक होनी चाहिए और 600 मीटर से नीचा होना चाहिए और जिसका शीर्ष भाग सपाट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगभग आपका सपाट भाग होना चाहिए, शीर्ष भाग। उस क्षेत्र को या उस पिंड को अपन क्या कहते हैं, उस स्थलखंड को अपन कहते हैं पठार। यानी पठार एक ऐसा स्थलखंड है जो ऊपर से सपाट होगा तथा उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर से कम होगी। ये आपको सामान्य रूप से याद रखना है। फिर अपन पठारों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे पठार, कुछ पठार हैं जो बाह्य कारक यानी जैसे पवन है, जल है, हिमानी है, इनके द्वारा उनका निर्माण होता है। और कुछ पठार ऐसे होते हैं जिनका आंतरिक कारण से यानी जो अंतर्जात बल है उनके कारण से उनका निर्माण होता है। जैसे कोई ज्वालामुखी पठार है, जैसे कोई गुंबदाकार पठार है, तो उनका निर्माण है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। जो अंतर्जात बल होता पृथ्वी का, उस अंतर्जात बल के कारण उन पठारों का निर्माण होता है। तो अपन बात करते हैं आज सबसे पहले पठार है उनका वर्गीकरण। देखो, पृथ्वी तल से 600 मीटर से कम ऊंचाई, पृथ्वी तल से, ये ध्यान रखना मैंने लिखा 600 मीटर से कम ऊंचाई का स्थलखंड जिसका शीर्ष भाग लगभग सपाट हो, जिसका शीर्ष भाग क्या हो आपके लगभग सपाट हो तथा 300 मीटर से नीचे हो। वो भाग कहाँ होना चाहिए? 300 मीटर से ऊंचा और 600 मीटर से नीचा होना चाहिए और शीर्ष भाग सपाट होना चाहिए। वो आपका क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। जैसे पठारों का वर्गीकरण अपन बात करेंगे, पठारों का वर्गीकरण निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। जैसे मैं बता रहा हूं, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पठारों का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से, देखो, पहला एक होता है इनका निर्माण बहिर्जात बल के द्वारा हुआ था। जैसे अपन बात करते हैं बहिर्जात यानी बाह्य बल के द्वारा जिन पठारों का निर्माण हुआ उनकी अपन बात करते हैं। जैसे देखो, हिमानीकृत पठार यानी एक ऐसा पठार जो हिमालय यानी जो बर्फ से निर्मित बना है, एक ऐसा पठार जिनके कारण जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं। बाह्य बल का मतलब ये होता है जो बाह्य जो क्रिया होती है पृथ्वी के धरातल के ऊपर, और जैसे पवन द्वारा भी हो सकता है, वो जल द्वारा हो सकता है, वो हिमानी द्वारा हो सकता है। ये जो बाह्य बल होता है उनके द्वारा पठार का निर्माण। तो पहला पठार है हिमानीकृत यानी बर्फ का जो घिसा हुआ भाग होता है, यानी बर्फ से जो निर्मित पठार होते हैं। हिम यानी बर्फ, तो बर्फ का जो निर्मित पठार होता है, बर्फ से निर्मित पठार होता है, उसको कहते हैं अपन हिमानीकृत पठार कहते हैं। जैसे गढ़वाल का पठार, ये गढ़वाल जो आप पढ़ते हो, गढ़वाल कुमायूं जो आप पढ़ते हो उत्तराखंड वगैरह में, तो वहां पे आपको मिलेगा गढ़वाल का पठार। फिर बात करते हैं पवन द्वारा। पवन द्वारा भी जो पवन भी बाह्य बल के कारण पठार का निर्माण करती है, तो पवन द्वारा निर्मित पठार है आपका पोटवार का पठार। जिससे आप बात नहीं करते हो, पहले अपन बात करते हैं जैसे सिंधु नदी है ना, वो आपकी हिमालय के, जिस प्रकार हिमालय का पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तार है उधर चलती थी। यानी ये जो सिंधु नदी है यहाँ से आपकी असम ब्रह्मपुत्र की तरफ चलती थी, असम की तरफ। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में इसका परिवर्तन हो गया, इसका रुख हो गया इधर यानी पाकिस्तान की तरफ। तो जो पाकिस्तान में जो पठार है उसी को अपन क्या कहते हैं? पोतवार का पठार कहते हैं। जलकृत निर्मित, जल से निर्मित जो पठार है यानी नदियों के जो जल है उसके द्वारा बाह्य रूप से जो अपर्दन कारकों को द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया है और जो अंतिम शेष अवस्था में है उसको अपन जलकृत निर्मित पठार कहते हैं। जैसे हिमालय, विंध्यन और आपका हो जाएगा चेरापूंजी पठार। विंध्यन और चेरापूंजी का पठार है वो आपका जलकृत निर्मित पठार है। फिर अपन बात करते हैं, एक होता है अंतर्जात बल द्वारा। अब अपन
ये तो हो गए बाह्य बल द्वारा 3, हिमानीकृत, जल द्वारा और पवन द्वारा हमने 3 पठार पढ़े और उनके उदाहरण। अब अपन बात करते हैं अंतर्जात बल के द्वारा कौन कौन से जो पठारों का निर्माण होता है, यानी पृथ्वी के आंतरिक बल, पृथ्वी के जो अंदर का जो बल है उसके कारण जिन पठारों का निर्माण होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, अंतर्जात बल कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं पहला अंतरा पर्वतीय पठार, यानी जब दो पर्वतों के बीच में किसी भी पठार का निर्माण हो जाए किसी अंतःक्रिया के द्वारा, यानी अंतर्जात बल के द्वारा, उसे अपन कहते हैं अंतर्जात बल से निर्मित पठार। जैसे उदाहरण ले लिया पेरू का पठार, बोलीविया का पठार। किसका पठार है? पेरू का पठार और बोलीविया का पठार। ये पेरू और बोलीविया, जैसे आप दक्षिणी अमेरिका में आप पढ़ते हो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया शहर है और पेरू एक शहर है। फिर अपन बात करते हैं गिरिपद पठार। गिरिपद का मतलब होता है जो पर्वत और जो स्थल भाग का जो भाग होता है जहां पर मिलन होता है, मिश्रण होता है, जहां पर उस वाले क्षेत्र को, जैसे ये कोई पर्वत है और ये वाला क्षेत्र, ये गिरिपद यानी पर्वत के पैर के अंदर, तो गिरिपद कहते हैं। वहां पर जो पठार का निर्माण होता है, जैसे यूएसए में वह है एक पीडमांट का पठार, जो सबसे बढ़िया उदाहरण है पीडमांट का पठार। फिर अपन बात करते हैं गुम्मदीय पठार, यानी गुम्मद के रूप में, यानी जैसे कोई ये धरातल है, ये धरातल का पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण यहाँ का जो आकार है गुम्मद के रूप में हो गया, तो इसको अपन क्या कहते हैं, गुम्मदाकार पठार कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं एक होता है ज्वालामुखी पठार। जैसे गुम्मदाकार पठार में मैंने आपको नाम नहीं बताया होगा, लेकिन बता देता हूँ, जो छोटा नागपुर का पठार है वो भी एक गुम्मदाकार पठार का उदाहरण है। फिर अपन बात करते हैं ज्वालामुखी पठार, यानी पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, क्या होती है, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ज्वालामुखी क्रिया से जिन पठारों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी फटने के समय या ज्वालामुखी से, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पठार। और ज्वालामुखी पठार के आपके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं, ये तो हो गए निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अपन ने दो पढ़ा था, एक अंतर्जात बल के कारण और एक बहिर्जात बल के कारण पठारों का निर्माण। अब अपन दूसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं भौगोलिक स्थिति के अनुसार, उनकी जो स्थिति है पठारों की वो कहां पर स्थित है, उन स्थिति के आधार पर अपन दूसरे वर्गीकरण पढ़ते हैं। जैसे एक होता है अंतरा पर्वतीय पठार, जैसा वहां पर था अंतर्जात बल के कारण, वही आप भौगोलिक स्थिति में पढ़ते उसी को अंतरा पर्वतीय पठार, यानी दो पर्वतों के बीच में स्थित उस पठार को, वो जो पठार अंतर्जात का भी उदाहरण है और आपके भौगोलिक स्थिति का भी उदाहरण है लगभग। जैसे मैंने बता दिया आपको बोलीविया का पठार और पेरू का पठार। जैसे होता क्या है, ये कोई दो, ये पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से, जो ये 1 नंबर पर्वत हो गए, ये 2 नंबर पर्वत हो गया। अब इनके बीच में जो पठारी भाग का निर्माण होता है यहां से, ये इस पठारी भागों को क्या कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे पेरू है, बोलीविया का पठार है। इसी में अपन दूसरा पढ़ते हैं गिरिपद पठार। क्या पढ़ते हैं, गिरिपद का पठार, यानी ये जो मैंने आपको उदाहरण बताया, ये वाला जो अंतर पर्वतीय जो अंतर्जात बल का दूसरा उदाहरण है, वही आपका क्या गिरिजात पठार है, पीडमांट का पठार यूएसए। यानी ये कोई पर्वत है, इसके पैरों में यहाँ पर जो नीचे की तली होती है ना पर्वत की, और जो जमीन का जहाँ पर टच होता है पठार, वहाँ क्षेत्र में जिस पठार का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, गिरिपद पठार। एक अपन बात करते हैं महाद्वीपीय पठार। ये क्या होता है, जैसे यानी कि महाद्वीपों के क्षेत्र में जो पठार निर्मित होते हैं, यानी जैसे अपन कहते हैं एशिया महाद्वीप का पठार है, जैसे अपन कहते हैं अरब का पठार है, ये पठार होते हैं, जैसे महाद्वीपीय पठार अरब। अब यहाँ पर न कोई जल लगता भाग है, तो ये महाद्वीप यानी स्थल भाग पर जो पठारों का निर्माण होता है उसे अपन महाद्वीपीय भाग का पठार कहते हैं। जैसे अरब पठार हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पठार हो गया, ये दोनों महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। फिर अपन बात करते हैं तलीय पठार, यानी तटीय पठार। ये तटीय पठार क्या होता है, यानी कि किसी भी समुद्र के तट के किनारे का जो पठार होता है ना, उसको अपन, जैसे मैं बता देता हूं, ये भारत है, ये भारत की स्थिति मान लो, ये है, ये भारत की, तो यहां पर जो पठार बनेंगे, यहां पर जो पठार बनेंगे, जो इधर वाले भाग में, इधर वाले भाग में, कहीं पर भी, तो उन पठारों को, क्योंकि यहां पर समुद्र लग रहा है, आपको पता है अरब सागर है या हिंद महासागर, ये पूरा ही मैं मान लेता हूं,
तो यहाँ पर जो समुद्री भाग के जो स्थल भाग टच होते हैं तो उन्हें तटीय पठार कहते हैं। तो ये है आपके कोरोमंडल का तटीय पठार। क्या है? कोरोमंडल का तटीय पठार। ये हो गया दूसरा वर्गीकरण भौगोलिक स्थिति के आधार पर। अब अपन पढ़ रहे हैं तीसरा वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं कि आकृति के अनुसार जो वर्गीकरण होता है, यानी पर्वतों की आकृति, जो आकार किस प्रकार का होता है, उनके आधार पर जो वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन। जैसे अपन पढ़ते हैं गुम्बदाकार। जैसे मैंने आपको बताया अंतर्जात बल में ये जो गुम्बदीय पठार था, यही जो गुम्बदाकार यानी किसी भी पृथ्वी शेप का इस प्रकार से आकार जो गुम्बद के रूप में यानी उभरा हुआ पठार हो, पृथ्वी का धरातल जो उभरा हुआ हो, उस गुम्बदीय पठार को अपन क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। ये हो गया पहला, छोटा नागपुर का पठार। फिर अपन बात करते हैं ग्रसित पठार। ग्रसित पठार का मतलब होता है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय भारत का जो पठार है ग्रसित, यानी एक पठार यानी पृथ्वी तल का एक ऐसा भाग जो ऊपर तो उभरा हुआ या लावा से निर्मित हुआ, लेकिन उसका धीरे धीरे नदियों के जल द्वारा, पवन द्वारा या अन्य जो बाह्य कारक होते हैं उनके द्वारा उसका घर्षण हो गया हो और वो अवशेष के रूप में हो, यानी ऊपर से घिस गया हो। ऐसे पर्वतीय पठार को अपन पठार को क्या कहते हैं? ग्रसित पठार कहते हैं। जैसे भारत का दक्कन का पठार यानी प्राचीन पठार है, ऊपर से धीरे धीरे बाह्य पदार्थों के द्वारा, बाह्य कारकों के द्वारा वो धीरे धीरे घिस गया है। तो जैसे अपन बात करते हैं ग्रसित पठार। अब अपन बात करते हैं स्वप्नाकार पठार। ये स्वप्नाकार पठार का मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हो सीढ़ी नुमा, यानी जिस प्रकार ये कोई पठार, ये कोई पहाड़ी भाग है, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ये कोई पहाड़ी भाग है यहाँ पर, और यहाँ पर किसी भी पठार का निर्माण इस पहाड़ी भाग पर इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। तो ये जो सीढ़ी नुमा जिस प्रकार से जो पठार का निर्माण हो जाता है सोपान नुमा, उसी को अपन क्या कहते हैं? सोपान नुमा या सीढ़ी नुमा कहते हैं पठार का निर्माण, या पहाड़ी भागों में या पर्वतीय भागों। जैसे विंध्य का पठार है, अलग अलग ऊंचाई पे आपको अलग अलग प्रकार के पठार मिलेंगे और वो एक क्रम के अनुसार, सीढ़ी के अनुसार। फिर बात करते हैं सपाट पठार। सपाट का मतलब लगभग ऊपर से एकदम समतल भाग होगा। जैसे अपन पढ़ते हैं तिब्बत का पठार, जिसको अपन विश्व की छत या जो पामीर का पठार, तिब्बत का पठार। तो ये जो तिब्बत का पठार है ये सबसे ऊंचा भी है और इसको ये सपाट पठार का उदाहरण, यानी ऊपर से लगभग समतल है, लगभग समतल पठार है। एक होता है पुनर्यूनित पेनीप्लेन पठार। ये क्या होता है? देखो, पुनर्यूनित का मतलब ये होता है, जैसे अपन कहते हैं ना पुनर्जन्म, यानी एक बार उसका वापस जन्म हुआ है। तो जैसे अपन बात करते हैं कोई भी पठार है, उसका निर्माण मान लो कोई क्रिया के द्वारा, कोई बाह्य कारकों के द्वारा हो गया है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ था उस पठार में, जैसे कोई भी पृथ्वी में स्थल भाग में उत्थान हो रहा था, उसी समय उसका धीरे धीरे अपरदन भी हो रहा था। लेकिन वो पठार की जो अवस्था थी निर्माण होने की, वो बीच में कभी रुक गई है और वापस वो पठार ऊपर उठना शुरू हो गया। यानी अपन कहते हैं ना सुसुप्त ज्वालामुखी, जो एक बार उद्गार होता है, फिर थोड़े दिन बाद में फिर उद्गार होता है, फिर थोड़े दिन बाद में फिर उद्गार होता है। तो ये जो पठार के निर्माण की अवस्था है पुनर्जीवित, यानी एक चक्कर पूरा होगा अपरदन का, फिर वापस उत्थान का, फिर वापस दूसरा चक्कर होगा, फिर और उस पठार का निर्माण होगा, यानी वो नवीन अवस्था में रहेगा। यानी अभी उस पठार का निर्माण होना बाकी है, यानी अपन कह सकते हैं वो युवा अवस्था का पठार है। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं जो ये पुनर्निर्मित पठार होता है, ये एक पूरा चक्कर है। जैसे ये पठार पूरा बना ही नहीं और ये पठार रुक गया, फिर दूसरे ये एक राउंड में, फिर दूसरे राउंड में इतना बना फिर रुक गया, फिर तीसरे राउंड में इतना बना फिर रुक गया। इस प्रकार से ये एक समतल भाग होता है लगभग, उसको अपन क्या कहते हैं? पेनीप्लेन पठार भी कहते हैं या पुनर्यूनित पठार भी कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि एक गुम्बदीय पठार का उदाहरण जो मैंने यहाँ लिखा ओजोर पठार है यूएसए का, एक यहाँ पे लिखा गुम्बदीय पठार है जो आपका, जिसको अपन क्या कहते हैं? ये वाला छोटा नागपुर का पठार। तो गुम्बदाकार क्या हो चाहे गुम्बदीय पठार क्या हो, ये है एक ओजोर पठार यूएसए का। और एक मैंने आपको बताया ज्वालामुखी पठार, यानी ज्वालामुखी से कौन कौन से जो ज्वालामुखी है वहां पर जो, जैसे मैंने बता दिया कोलंबिया का पठार, ये एक ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। तो आज हमने जो मुख्य रूप से पर्वतों के जो पठारों के बारे में पढ़ा, यानी पठार क्या होता है, पठार का वर्गीकरण निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, फिर हमने पढ़ा था भौगोलिक स्थिति के आधार पर पठार क्या होते हैं, फिर मैंने आपको तीसरा प्रकार बताया था आकृति के आधार पर पठार। तो पठार को आप सामान्य रूप से यह कह सकते हो कि
वह पृथ्वी खंड का स्थल भाग जो धरातल से या समुद्र तल से लगभग 600 मीटर से नीचा हो, उसका शीर्ष भाग सपाट हो तथा वो समुद्र तल के 300 मीटर से अधिक ऊंचा हो। यानी 300 से 600 के मध्य की जो ऊंचाई वाला जो पठार होता है, लगभग ऊपर से शीर्ष भाग सपाट, उस स्थलखंड को अपन क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार। ये पठार यानी पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण भी बन सकते हैं या पठार बाह्य बल के कारण भी बन सकते हैं। तो आंतरिक बल तो जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये अंतर्जात बल के कारण, और बाह्य बल हिमानी है, पवन है, इनके द्वारा जो पठारों का निर्माण होता है उसे अपन हिमानीकृत पठार कहते हैं। थैंक यू।